कल जब एक तरफ संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ, उसी समय पहलवानों के साथ, जो कि खुद भी हिंदू ही हैं, हरियाणा के और खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, पुलिस ने काफ़ी एक तरीके से जुल्म किया, उनके उनके तंबू उखाड़ कर फेंक दिए। तो इस पूरी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप देखिए, जब काफ़ी दिनों से उनका धरना चल रहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं इस बात को राष्ट्रीय चैनलों पे पूछा भी है, किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा है कि क्या उन्हें पहले से इस बात का नागरिक अधिकारियों द्वारा कोई नोटिस दिया गया था कि आप फलानी तारीख तक जंतर मंतर खाली कर दीजिए, वरना आपको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थान से आंदोलनकारियों को हटाने के लिए सरकार के पास अपने तर्क होते हैं और वो कानून का इस्तेमाल करके उन्हें हटा सकती है। उन्हें आंदोलन की दूसरी जगह बताई जाती है कि आप वहां जाके अपना आंदोलन कर लीजिए। उनको कह दिया जाता है कि आप जाइए रामलीला मैदान पे बैठ जाइए जाके। वो जिद करते तो उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया जाता। लेकिन पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह की एक्टिंग करती रही कि उससे इस आंदोलन के बारे में कुछ पता ही नहीं, जैसे उस आंदोलन का कोई अस्तित्व ही ना हो, जैसे कोई मक्खी मच्छर है भिनभिना रहा है, जब चाहेंगे तो उसको उड़ा देंगे। भाजपा के प्रवक्ता गण भी उसके बारे में कुछ नहीं बोलते थे टीवी के ऊपर जब बात की जाती थी, अभी भी नहीं बोलते हैं उसके बारे में। तो ये एक ऐसा मसला है जो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस आंदोलन को विजेता का तंत्र बना दिया, इस लोकतंत्र को विजेता का तंत्र बना दिया है। यानी जो चुनाव जीत गया सब कुछ उसी के हाथ में होगा। मोदी जी हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे, सुरंग का भी उद्घाटन करेंगे, वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे और वो संसद भवन का भी उद्घाटन करेंगे। कोई चीज बचेगी नहीं इससे जिसका उद्घाटन वो नहीं करेंगे जी। और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जब जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जब उन्होंने उद्घाटन कर दिया तो मोदी जी अपने आगे आगे जा रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष उनका अनुपालन करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जबकि ये किसी सरकार, ये लोकसभा है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं। राज्यसभा, इसमें राज्यसभा अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति को होना चाहिए था। भाई राष्ट्रपति और जब पूर्व उपराष्ट्रपति वहां पर निमंत्रित करके बुलाए जा सकते हैं, पूर्व राष्ट्रपति भी तो बैठे हुए थे वहां पर, जब वो आ सकते हैं निमंत्रण पे, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी निमंत्रित होकर वहां मौजूद रह सकते थे। और उनकी मौजूदगी में अगर मोदी जी को उद्घाटन करने का इतना ही शौक है और इतनी ही वो जरूरत महसूस कर रहे थे तो वो उद्घाटन कर देते वहां पे, या मोदी जी की उपस्थिति में राष्ट्रपति उद्घाटन कर देते। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, विपक्ष को केवल एक औपचारिक रूप से निमंत्रण भेज दिया गया। उसके बाद विपक्ष को अपने साथ लाने की कोई कोशिश नहीं की गई। देखिए, लोकतंत्र जो है वो सहमति बनाने का नाम है। चुनाव की प्रक्रिया तो लोकतंत्र चलाने का एक तरीका है। जो अल्पमत बहुमत के जरिए जो सरकार चुनी जाती है, वो तो एक ऐसे सरकार के संचालक कौन होंगे, इसको तय करने का एक तरीका है, बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, जरूरी तरीका है। बिना उसके लोकतंत्र नहीं हो सकता है। लेकिन वो लोकतंत्र केवल उसी का पर्याय नहीं है। भाई किसी बच्चे से आप पूछिए कि लोकतंत्र तानाशाही में क्या फर्क होता है, तो वो बच्चा कहेगा आपसे कि लोक तानाशाही में विपक्ष नहीं होता है, लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ विपक्ष भी होता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्ष की आपत्तियों का निराकरण करते हुए उसे ऐसे मौकों पर जोड़े और एक राष्ट्रीय सहमति का मंच देश की जनता के सामने पेश किया जाए। मोदी सरकार ने इसकी कभी कोशिश नहीं की पिछले 9 साल में। उन्हें राष्ट्रीय सहमति की कोई चिंता नहीं है, उनकी सहमति ही राष्ट्रीय सहमति है। यानी लोकतंत्र के 2 तरीके हो गए। एक लोकतंत्र वो होता है सब मिलकर जिसे लागू करते हैं, और एक लोकतंत्र वो होता है जिसे चुनाव जीतने वाला लागू करता है, अपनी शर्तों पर लागू करता है। इस तरह वो लोकतंत्र को विजेता का तंत्र बना देता है, जो कि भारत का लोकतंत्र बन गया। जी, तो जैसे वो बृजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा लेकर या उन्हें किनारे करके एक अपना नैतिक चेहरा प्रस्तुत कर सकते थे, तो वो उसकी परवाह अब नहीं कर रही। उनको लगता है कि नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनकी तरफ से ना कोई बयान आता है, ना कोई चिंता है। भाई कोई एक मंत्री जाकर जंतर मंतर पे उन लोगों से बात कर सकता था और मेरे ख्याल से उसी में उनकी इज्जत बच जाती उन आंदोलनकारियों की, और वो उनके आश्वासन पे भरोसा करके वहां से चले जाते। वो कोई पेशेवर आंदोलनकारी तो नहीं है, ये पहलवान वो तो लोग नहीं है जिन्हें मोदी ने आंदोलनजीवी कहा था। उन्होंने जीवन में पहला आंदोलन किया है ये, तो वो किसी पार्टी के सदस्य भी नहीं है।
मेरा तो मानना यह है कि अगर किसी पार्टी के प्रति उनके मन में हमदर्दी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमदर्दी होगी उनके मन में इस आंदोलन के पहले। अब अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, ये ज्यादातर पहलवान हरियाणा के हैं और जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा के जाट भारतीय जनता पार्टी को सब समर्थन नहीं करते। अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जाट बनाम गैर जाट के रूप करके ही चुनाव जीतती है। गैर जाट भाजपा के पक्ष में रहते हैं और जाट उनके खिलाफ रहते हैं। देखिए, ये भी हो सकता है अरे ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, हमारा क्या नुकसान होने वाला है। लेकिन इन लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो तुरंत तो राजनीति पर प्रभाव डालते हुए नहीं दिखती हैं, लेकिन इनके प्रभाव दूरगामी और गहरे होते। मेरा मानना यह है कि भारतीय लोकतंत्र में 3 तरह के वोटर हैं। एक वोटर वो है जो कि सरकार के साथ है, एक वोटर जो है वो सरकार के खिलाफ है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक वोटर और है जो कि सीमा पर बैठा हुआ है, मध्यवर्ती वोटर है, फेंस सिटर है। इस वोटर की संख्या बनती बिगड़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। अगर ध्रुवीकरण ज्यादा होता है तो इस मतदाता मंडल की संख्या कम हो जाती है, अगर ध्रुवीकरण कम होता है तो इसकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन ये करीब 15% तो रहता है हमेशा। ये लोग किसी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं है, ये किसी नेता के लिए ढोल मजीरे नहीं बजाते, किसी भी नेता के, पक्ष विपक्ष किसी नेता के नहीं। ये लोग बिल्कुल आखिर में तय करते हैं, ये जिधर झुक जाते हैं उधर पलड़ा झुक जाता है राजनीति का। ये बिल्कुल आखिर तक एक एक घटना को देखते परखते हैं और उसके आधार पर अपनी मतदान प्राथमिकता तय करते हैं। तो ये वोटर सब घटनाओं को देख रहा है। वो पहलवानों का आंदोलन भी देख रहा है, इस वोटर ने किसान आंदोलन भी देखा था, इस वोटर ने भ्रष्टाचार के सवाल पर जो बहस चल रही है वो भी देखा है, और इस वोटर ने संसद का उद्घाटन किस तरह हुआ ये भी देखा। तो ये वोटर काफी राजनीतिकृत है, किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, किसी विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल आखिर में तय करेगा और यही तय करेगा 2024 का चुनाव कौन जीतता है।